हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। वेलकम अगेन। और आज थॉमस हार्डी का थर्ड नॉवल है अ पेयर ऑफ ब्लू आइज। अ पेयर ऑफ ब्लू आइज 1873 में पब्लिश किया गया था वर्क। और ये पहला ऐसा वर्क माना जाता है जिससे जो भी उनका ट्रेजिक नॉवेल्स लिखे हैं उनकी शुरुआत यहीं से मानी जाती है। और इस नॉवल की जो सेटिंग रखी गई है और रूरल कॉर्नवेल जो इंग्लैंड में पड़ता है एक जगह, वहां पे इसकी सेटिंग रखी गई है। और मेनली ये स्पेशली काफी एंडलस्टोव एक जगह है, वहां पे इसको रखा गया। उसके बाद क्लिप में रखा गया था, कुछ लंदन में इसका पार्ट परफॉर्म किया गया था, लेकिन मेनली एंडलस्टोव एक जो जगह है वहां पे इस वर्क को सेटिंग इसकी रखी गई थी। अब इसके जनरे की बात करते हैं, ये विक्टोरियन रोमांस है, ट्रेजेडी बेस है, सोशल कमेंट्री इसमें ये चीजें देखने को मिलती है। अब उसके बाद यदि बात करते हैं फर्स्ट नोवेल पब्लिश अंडर हिज ओन नेम, ये पहला ऐसा नोवेल था, हालांकि थर्ड नंबर पर था, पहला ऐसा नोवेल था जो थॉमस हार्डी ने अपने नाम से पब्लिश करा था। उससे पहले के जो दोनों नोवेल्स थे, ठीक है, अ पुअर मैन एंड लेडी हम बातें करते हैं, या अंडर द ग्रीनवुड ट्री की बातें करते हैं, ये दोनों ऐसे थे जो एनोनिमसली उनके नाम के साथ पब्लिश नहीं कराए गए थे, बल्कि एनोनिमसली उनको पब्लिश कराया गया था। ये थर्ड बट फर्स्ट नोवेल था जो पब्लिश कराया गया देयर ओन नेम, अपने नाम के साथ। इसके कैरेक्टर्स की बातें करते हैं तो कैरेक्टर्स में सबसे पहले जो है वो एल्फ्रेड स्वानकोट। ये एक 19 साल की लड़की है, ठीक है। इसे जो नोवेल इसकी हीरो ने इसको माना जाता है, अट्रैक्टिव है, विद ब्लू आइज। इस लड़की जो इसकी आंखें कैसे नीली नीली आंखें, और इसी से इसका जो टाइटल, इस नोवेल का टाइटल लिया गया था। और इमोशनल इनएक्सपीरियंस ये लड़की है, आइडियलिस्टिक ये नेचर बाय नेचर है, बाय बिहेवियर और बाय कैरेक्टर ये लड़की है। उसके दूसरा हम बात करते हैं स्टेफन स्मिथ की। स्टेफन स्मिथ यंग एक नौजवान लड़का है, बहुत ही हम्बल है, एम्बिशियस मैन है। और दूसरा क्या, एन आर्किटेक्ट असिस्टेंट, किसी आर्किटेक्ट के साथ ये क्या करते हैं, एक असिस्टेंट का काम है। सॉरी मैंने थोड़ा ज्यादा लिख दिया। तीसरा हेनरी नाइट। हेनरी नाइट ओल्डर देन स्टेफन, स्टेफन से थोड़ा बूढ़ा है, उम्र में बड़ा है, एंड इंटेलेक्चुअल व्यक्ति है और मैन ऑफ लेटर्स इसको माना जाता है। और जो सामाजिक बाउंडेशन में घिरा हुआ व्यक्ति है और सामाजिक बाउंडेशन को ये चीज मानता है। चौथा इसमें एल्फ्रेड के फादर है, उसकी हर सिस्टर जो उसके स्टेप मदर है, उसकी सौतेली माँ है, और यहाँ तक कि हर हस्बैंड जो लॉर्ड लक्सलिन है, ये हस्बैंड है जो इसकी चीफली जिसके मुख्य कैरेक्टर है इस अ पेयर ऑफ ब्लू आइज में। अब बात करते हैं इसकी समरी की। अब बात करते हैं समरी की। समरी शुरुआत होती है, एल्फ्रेड लीव्स विद हर फादर क्लर्जीमैन फादर, ठीक है, इन अ रिमोट पेरिस इन कॉर्नवाल। कॉर्नवाल एक जगह है, पेरिस में समुद्र के किनारे पड़ता है। वहां पे जो एल्फ्रेड है वो अपने पिता, जो कि पिता एक क्लर्जीमैन है, किसी चर्च में पादरी हैं, तो वहां पे अपने पिता के साथ रहती है। वो कहीं रिमोट एरिया, बहुत ही दूर दराज क्षेत्र है, वहां पे रहती है। स्टेफन अराइव्स, और यहीं पे जो स्टेफन स्मिथ है वो पहली बार आता है। द टास्क ऑफ रेस्टोरिंग अ चर्च इन द पेरिस, जो चर्च है उसके पेरिस समुद्र के किनारे जो चर्च है, तट के किनारे पे, वहां पे चर्च को रिस्टोर करने, उसके निर्माण पुनर्निर्माण के लिए वो आते हैं। क्योंकि वो क्या है, वो बाई प्रोफेशन एक असिस्टेंट है आर्किटेक्ट के, तो इसी कारण वो वहां पे आते हैं किसी चर्च के काम से। एल्फ्रेड एंड स्टेफन आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर एंड स्पेंड टाइम, और यहीं पे जो स्टेफन उसकी मुलाकात एल्फ्रेड से होते हैं, और फर्स्ट साइट में वो प्रेम में पड़ जाते हैं। स्टेफन किसके, एल्फ्रेड के। और वो दोनों क्या, एल्फ्रेड एंड स्टेफन अट्रैक्ट, दोनों आकर्षित होते हैं एक दूसरे के, एंड स्पेंड टाइम, और अपने साथ समय गुजारते हैं एक दूसरे के। व्हेन स्टेफन प्रपोजेस, और जब इस प्रकार टाइम स्पेंड करते हैं, उनको प्रेम ज्यादा बड़ा हो जाता है, जब उनको दे फेल इन लव विद ईच अदर, एक दूसरे के प्रेम में पड़ते हैं, तो उसके बाद स्टेफन प्रपोज करता है फिर शादी के लिए एल्फ्रेड को। बट एल्फ्रेड्स फादर, जो एल्फ्रेड के पिता हैं, वो इस बात को ऑब्जेक्ट करते हैं, इस बात का विरोध करते हैं, स्पेशली आफ्टर डिस्कवरिंग दैट स्टेफन इज अ लो क्लास। उनको जब पता चलता है कि स्टेफन है वो क्या, सन ऑफ मैसन, किसी मिस्त्री के एक पुत्र हैं, या एक बहुत लो क्लास के हैं, तो इस प्रकार से क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट करते हैं और शादी के लिए मना कर देते हैं। वो इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करते। और जब एक्सेप्ट नहीं होता इस कारण के, तो एल्फ्रेड बड़ी दुखी हो जाती है।
स्टेफन बड़े दुखी हो जाते हैं, लेकिन लास्ट में ये लोग दोनों निर्णय लेते हैं कि एल्फ्रेड एंड स्टेफन एग्री टू इलोप, इलोप ने भाग जाने, वो कहते हैं कि अब दोनों यहाँ से भाग के शादी कर लेंगे। ऑन द वर्ज ऑफ गोइंग थ्रू विथ इट, और जो कार्य हो रहा है लास्ट में जब शादी होने वाली होती है सी विदड्रॉ, और वो क्या करती है, जो एल्फ्रेड होती है और शादी से पीछे हट जाती है। सी फील्स दैट मैरिज विदाउट हर फादर, उसको लगता है जो उनके फादर है उनकी परमिशन के बिना या उनके अप्रूवल के बिना ये शादी होना इम्पॉसिबल है। और दूसरा जो सोशल बैरियर्स होते हैं, जो सामाजिक बाधाएं होती है, वो उसको थोड़ा डरा देती है, जिसके कारण वो शादी से मना कर देती है। और सी रिटर्न्स होम, और वापस घर आ जाती है, जिसके कारण स्टेफन बड़ा दुखी हो जाता है। और इसके कारण स्टेफन कहाँ चला, गोज टू इंडिया, इंडिया चला जाता है, होपिंग टू अर्न एंड इंप्रूव हिज पोजिशन, ताकि वो कुछ कमाई कर सके। और दूसरा क्या है कि अपना जो सामाजिक दायरा है उसको थोड़ा बढ़ा सके, अपने सामाजिक दायित्वों को थोड़ा वहन कर सके और अपनी पदवी बना सके। इस कारण स्टेफन कहां चला जाता है, इंडिया चला जाता है। फिर क्या होता है कि मीनवाइल एल्फ्रेड जो है अब उसके बाद क्या करते हैं, अपने जो स्टेप मदर है उनके साथ रहना शुरू कर देती है, और जहां वो रहती है वहां उनकी उसकी मुलाकात होती है हेनरी नाइट से। कर बेटा बराबर वाले बटन दबा। अब हेनरी नाइट कौन है, हेनरी नाइट रिलेटिव एंड मेंटर ऑफ स्टेफन, वो एक दूर का रिश्तेदार है स्टेफन का, एंड मेंटर, उसका एक मेंटर भी माना दो स्टेफन का। इज अ मैन ऑफ लेटर, एक बहुत ही विद्वान आदमी है। एंड कम्स इनटू कांटेक्ट ऑफ एल्फ्रेड, और जब वहां पे आता है तो वहां पे उसको कांटेक्ट में आ जाता है, उसके संपर्क में आ जाता है एल्फ्रेड के। एंड बिगेन टू गेट क्लोजर, और दोनों क्या धीरे धीरे नजदीक आने लगते हैं। नाइट डज नॉट नो अबाउट एल्फ्रेड पास्ट, अब एल्फ्रेड जो नाइट है, हेनरी नाइट, उसको जो एल्फ्रेड उसका पास्ट पता नहीं, स्पेशली हर इलोपमेंट विद स्टेफन, जो स्टेफन के साथ वो भागने का जो विचार था उसके बारे में उसको पता नहीं। और एल्फ्रेड भी इस बात को छुपा देती है, उसको बता नहीं, रिवील नहीं करती इस बात को। बट वन सीन, एक सीन, एक दृश्य ऐसा आता है जब नाइट एंड एल्फ्रेड आर विजिटिंग नियर अ क्लिफ, किसी चट्टान पे वो चल रहे होते हैं, तो वहां की बात है वेयर नाइट स्लिप्स, और जहां पे क्या तो चट्टान से गिर जाता है नीचे नाइट, एंड लेफ्ट डेंगलिंग फ्रॉम अ क्लिफ एज, और किसी चट्टान के किनारे सारे पे वो लटक जाता है पहाड़ी पे। एंड एल्फ्रेड रेस्क्यू हर, और यहाँ पे एल्फ्रेड जो होती है वो क्या अपने अंडर गारमेंट्स की एक रस्सी बनाती है और रस्सी के सारे उसको एल्फ्रेड को हेनरी नाइट को बचा देती है। जिसके बाद कहते हैं आफ्टर दिस इंसिडेंट नाइट प्रपोजेज हर, जो नाइट क्या करता है वो एल्फ्रेड को शादी के लिए प्रपोज करता है। बट बाय द टाइम, लेकिन ऐसा समय आता है कि नाइट लर्न्स ऑफ एल्फ्रेड्स प्रीवियस प्लान विद स्टेफन, उसको पता चल जाता है जो स्टेफन और जो एल्फ्रेड का प्लान था इलोपमेंट का था, उसके बारे में उसको जानकारी हो जाती है। अब यहाँ पे क्या है कि नाइट्स हैवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय द नोशन ऑफ प्योरिटी, अब ये अति पवित्रता को मानने वाला व्यक्ति है, वर्च्यू को मानने वाला व्यक्ति है। इस बात को जानते हो वो क्या तो बड़ा दुखी हो जाता है और ब्रेक ऑफ द एंगेजमेंट, और जो सगाई उन लोगों की होने वाली होती है उसको ब्रेक ऑफ कर देता है, तोड़ देता है, और सगाई नहीं करता और बड़ा नाराज होकर वहां से चला जाता है। अब इससे क्या होता है कि एल्फ्रेड इज इमोशनली सेट आउट, वो बड़ी दुखी हो जाती है एंड फील्स गिल्टी, उसको बड़ा गिल्टी महसूस होती है कि यार ये कैसा जो कार्य उसने किया है कि उसके इलोपमेंट का कार्य था, ये उसको बड़ा गिल्टी होने लगता है। और कहता है सी ड्रॉन इन डिस्पेयर, और उदास हो जाती है, और ऐसी कंडीशन आ जाती है कि खाना पीना भी तक त्याग देती है। हेनरी नाइट के साथ जब उनका एंगेजमेंट टूट जाती है उसके बाद बड़ी दुखी हो जाती है। उसके बाद एल्फ्रेड लेटर मैरिज लॉर्ड लुक्सेलियन एंड एरिस्टोक्रेट, और बाद में क्या करते हैं, एक लॉर्ड लक्सुलियन होता है उनसे शादी करती है, एक एरिस्टोक्रेट है, एक अमीर व्यक्ति उससे शादी कर देती है। बट ग्रेजुअली हर हेल्थ एंड स्पिरिट बिगिन टू फेड, लेकिन धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य और उसके स्वास्थ्य में धीरे धीरे गिरावट आ जाए, तो धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। एंड द मैरिज इज नॉट पोर्ट्रेड एज अ रोमांटिक फुलफिलमेंट, और उसके जो प्रेम जो शादी हुई है उसमें भी कोई रोमांच नहीं रह गया। और इसमें क्या होता है कि एट द एंड एल्फ्रेड डाइज जस्ट आफ्टर द हर मैरिज, उसके शादी के कुछ समय बाद जो एल्फ्रेड मर जाती है। बोथ स्टेफन एंड नाइट ट्रेवल, अब एंड में क्या होता है कि स्टेफन जो इंडिया में रहता है वो भी काफी पैसा कमा लेता है, तो उसको भी ये आभास रियलाइज होता है अबाउट एल्फ्रेड के बारे में, उसको आभास होता है कि उसे प्रेम करना चाहिए था, उसको वापस पाने के लिए चला जाता है। और उसी ट्रेन में हेनरी नाइट जो दूसरा है जिसको भी ये आभास होता है कि यार चलो तो पास्ट रहा है, ये तो इलोपमेंट उसका, ये तो भाग गई थी, भागने का विचार था, एटलीस्ट भागी तो नहीं है ये, तो उसको अपनी गलती का जो आभास होता है
हेनरी नाइट को, और वो भी क्या करता है उसी ट्रेन से एल्फ्रेड जो स्टेफन है और जो हेनरी नाइट है दोनों जा रहे होते, दोनों की मुलाकात होगी, लेकिन दोनों को पता नहीं कि एक ही लड़की से प्रेम कर, तो दोनों उसको पाने के लिए जाते हैं। और बाय द ट्रेन, जिस ट्रेन से जा रहे होते उसी ट्रेन में क्या हो कि जो एलिफेंट, जो लड़की जो मर गई उसके डेड बॉडी को उसी ट्रेन से ले जाया जा रहा है और उनको इस बारे में पता नहीं होता है। ठीक है, इंडिया बहुत ज्यादा ठीक है। और अंटिल देन, अंत में सबसे लास्ट में जाके उनको पता चलता है उसके एलिफेंट की मृत्यु के बारे में, और दोनों को बड़ा दुख होता है। और ये जो कहानी है ये लास्ट मोमेंट में क्या दिखाते हैं, आयरनी, फेट एंड ट्रेजिडी को ये कहानी जो रिवील करते प्रकट करती है। और ये पूरी तरह से कहानी जो है थॉमस हार्डी जी ने लिखी थी, ये पूरी पेसिमिस्ट है, निराशावादी विचारधारा पे बेस्ड कहानी लिखी गई थी, जिसमें ट्रेजेडी हो गया, फेट हो गया, आयरनी हो गया, सोशल बैरियर्स हो गए, इन चीजों को, और जो सोशल जो सरकास्म, जो सामाजिक बैरियर्स हैं, जिसमें रेसियल डोमिनेंस की बातें करें या जिसमें सामाजिक दायरे की बातें करें, इस प्रकार को इन चीजों को दिखाया गया। तो दोस्तों आपको जो नॉवल है आपको कैसी लगी, इस बात को आप जरूर कमेंट में बताइए, शेयर करिए, लाइक करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थॉमस हार्डी के किसी नए नॉवेल्स के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।